अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। आज एग्रेरियन टॉक में हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद सलमान मुबारक भाई। आप पीएचडी आपकी है एग्री बायोटेक्नोलॉजी में, और बायोटेक्नोलॉजी में उसके बाद आपने पीएचडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्कोप एंड कैरियर ऑफ एग्री बायोटेक्नोलॉजी मेजर इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले सलमान मुबारक भाई, वेरी वेरी वार्म वेलकम इन अवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. Thank you so much, Junaid, for having me in this fabulous show. तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने जब आपको आज बड़े अरसे बाद देखा तो मुझे वही यूनिवर्सिटी वाला जुनेद याद आ गया, 2010-11 वाला। तो माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट जॉब एंड आई वांट टू से यू कांग्रेचुलेशन कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत थी और आप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलमान मुबारक भाई। और हमें भी याद है कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ में हमारा आगाज़ था तो आप जैसे ही सीनियर भाइयों की जो रहनुमाई थी और जो सोसाइटी की करैक्टर बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट में किरदार था, वो भी जो है वो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इन इनिशिएटिव्स में। तो सलमान मुबारक भाई, इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज़ करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करें। जी जी श्योर। मेरा नाम मोहम्मद सलमान मुबारक है और मैंने अपनी कंप्लीट एजुकेशन फैसलाबाद से ही सारी मेरी है। मेरी स्कूलिंग लेबॉर्ट्री हाई स्कूल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है और मैंने एफएससी जोन सी है प्री मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद से की। और उसके बाद फिर मैंने 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया और आफ्टर 4th सेमेस्टर मैंने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को एज ए मेजर चूज़ किया। और बीएससी ऑनर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में करने के बाद मैंने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए बायोटेक्नोलॉजी को चूज़ किया और फिर एमफिल और पीएचडी मैंने बायोटेक्नोलॉजी में की। और ड्यूरिंग पीएचडी मुझे ये भी मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि मैं अब्रॉड यूएसए गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में एज ए शॉर्ट टर्म रिसर्च स्कॉलर मैंने उधर वर्क किया और इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ। और ड्यूरिंग पीएचडी भी मैंने यूएसएड फंडेड प्रोजेक्ट में भी एज ए रिसर्च असिस्टेंट वर्क किया। और पीएचडी कंप्लीट होने से पहले ही लाहौर में मैं अब एज ए सीनियर रिसर्च एसोसिएट मैं जॉब कर रहा हूँ एफबी जेनेटिक्स लैब, जो कि फोर ब्रदर ग्रुप की लैब है, जो कि पाकिस्तान की पहली लैब है जो कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रही है। और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है लोकल ट्रांसजेनिक डेवलपमेंट के ऊपर हमारा वर्क है। और करंटली मैं यहाँ एज ए सीनियर रिसर्च ऑफिसर जो सा है वो रोल प्ले कर। सलमान मुबारक भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वाई यू ओप्ट प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एज योर मेजर, और उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से बायोटेक्नोलॉजी की तरफ स्विच करने की क्या वजूहत है जिसकी बेस पे आपने फील किया कि मुझे जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को एज अ कैरियर ऑप्ट करना चाहिए? जी जुनेद, एक्चुअली मेरा ना बायोलॉजी से जो था ना इंटरेस्ट बायोलॉजी में, वो एफएससी से ही डेवलप था। और ड्यूरिंग बीएससी जो फर्स्ट 4th सेमेस्टर हैं तो उसमें आपको पता है हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मतलब एक कंप्लीट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, पीपीजी और मतलब बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं। तो जब मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े तो जो मेरा बायोलॉजी के साथ इंटरेस्ट था, तो मुझे जो क्योंकि इन डेप्थ जो हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, जेनेटिक्स लेवल पर, तो वो हमें सिर्फ पीबीजी में ही नज़र आता है कि मतलब थोड़ी जेनेटिक्स की स्टडीज़ या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेल के बारे में जो स्टडीज़ है। तो मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप था, तो मुझे फिर पीबीजी एक सब्जेक्ट था जिसने फैसिनेट किया। तो इस वजह से मैंने पीबीजी को एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑप्ट किया और मैंने उसमें बीएस ऑनर की। तो ड्यूरिंग बीएससी ऑनर्स जब हमने थोड़ा सा एडवांस जेनेटिक्स कोर्सेज पढ़े तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता गया। और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा स्पेशली ड्यूरिंग इंटर्नशिप, जो कि हमारी 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है, उसमें जब हमने पहली दफ़ा प्रैक्टिकली जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में जो प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क था, डीएनए एक्सट्रक्शन, पीसीआर वगैरह, वो हमारे लिए उस वक्त एक मतलब जस्ट लाइक रॉकेट साइंस थी
तो जब हमने वो स्टार्ट किया तो मुझे उस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया और मैंने उसे फिर पढ़ना स्टार्ट किया इन पर्सनली तौर पर बुक्स वगैरह। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब दुनिया में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या जो बायोलॉजिकल साइंसेज़ है, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और पाकिस्तान में अभी तक हम जो-सा है ना वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल साइंस जो-सी है ना, उसके ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब जो-सा है ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स क्योंकि हमारे एक वो कन्वेंशनल वे से की जा रही है, तो मैं थोड़ा-सा एडवांस किसी सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करूँगा, तो मुझे फिर उसमें बायोटेक्नोलॉजी एज़ ए मेजर जो-सा है वो एक मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटी नज़र आई और मैंने फिर उसमें स्विच किया। और यहाँ पर मैं एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी मेंशन करना चाहूँगा, एक्चुअल में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ये 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। एक्चुअली एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के किसी भी डोमेन में। तो क्योंकि वो हमारे इधर थोड़ी-सी डिस्क्रिमिनेशन है कि बायोटेक्नोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट है, पीबीजी सेपरेट है, बाकी मेजर सेपरेट हैं। तो इस वजह से मुझे मजबूरन फिर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ स्विच करना पड़ा। अच्छा, सलमान भाई, अभी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसका पाकिस्तान के अंदर स्कोप क्या है, और इसका एक जनरल ओवरव्यू जो है वो आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जिनका मेजर एग्री बायोटेक्नोलॉजी है, वो कौन कौन से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में किस जगह पे जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं, और उसकी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। अच्छा, जुनैद रियलिस्टिकली हम बात करेंगे किसी को हम मिसगाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइव चल रहा है और बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पायरेंट हैं जो आना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में उनको हम मिसगाइड ना करें। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी फील्ड जो-सी है वो बहुत ज़बरदस्त फैबुलस थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आजकल क्योंकि इंटीग्रेटेड फील्ड्स का कॉन्सेप्ट है और जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेज की फील्ड हैं उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा मेजर है और डेफिनेटली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि रिसर्च के में रिसर्च का शौक रखते हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी मेजर जो है वो ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी का अभी तक वो स्कोप जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। वो कुछ गवर्नमेंट लेवल पर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ फंडिंग का इश्यू है बिकॉज़ ये बायोटेक्नोलॉजी जो फ़ील्ड है इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फंडिंग। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जितनी भी रिसर्च है ये कॉस्टली रिसर्च है। इसमें इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप बात करें तो ये जो हमारी एग्रीकल्चर की जितनी भी जॉब्स हैं पीपीएससी की आती हैं जस्ट लाइक यूब रिसर्च में डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का सेपरेट सेक्शन है और डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो उनके अंदर जितनी भी पोस्ट होती हैं उनमें अनफॉर्चुनेटली बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एलिजिबल नहीं है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बायोटेक्नोलॉजी की जॉब्स नहीं हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो स्कूल और या कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी वाले को मतलब लिया जाता है लेकिन जितनी भी रिसर्च बेस्ड जॉब हैं रिसर्च पब्लिक सेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी की जॉब्स नहीं हैं। तो जो सिर्फ जॉब्स रह जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में वो है एकेडेमिया में। एकेडमिक सेक्टर्स हैं मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है और उधर एज़ ए लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर पीएचडी ये डिफरेंट मतलब आपको जॉब्स मिलेंगी। ज़रूरत है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर का है, जो इतनी बिग कंपनीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आर-एन-डी सेक्शन जो-सा है उसको एनहांस करें। कब तक हम फ़ॉरेनर जो जितनी भी फ़ॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो स्पेसिफिकली सीड्स हैं, वो उनसे बाहर से हम इम्पोर्ट करके और इधर अपने फार्मर को दे रहे हैं। तो इस मतलब सिलसिले में मैं समझता हूँ कि फॉर ब्रदर ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक लैब डेवलप की है प्राइवेट सेक्टर में
और वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और प्लांट ब्रीडर्स को उसमें हायर कर रहे हैं। सलमान भाई, प्रोफेशनल फील्ड में हमने फील किया है कि दो चीज़ें जो है ना वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट और दूसरा होता है अपनी स्पेशलाइजेशन का अप टू डेट नॉलेज। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसका इंसान की ग्रूमिंग में और जो स्किल डेवलपमेंट है उसका क्या किरदार हो सकता है, और सेकंड आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने कितना जो है वो रोल प्ले किया है। जुनेद देखो, ये तो एक बड़ा मतलब ना कह लें कि हर इंसान को इस चीज़ का आइडिया है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो सी है ना उसका लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि मतलब जब हमने स्टडीज़ स्टार्ट की, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की, तो हम कोई बहुत ज़्यादा मतलब शाइनिंग स्टूडेंट्स नहीं थे। मतलब वो एक एवरेज से स्टूडेंट थे, लेकिन हमें मतलब बड़ी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि हमें एक अच्छे सीनियर्स मिले, उन्होंने गाइड किया और उन्होंने हमें बताया कि स्टडीज़ के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो-सी हैं ना, उनको भी आप ना जारी रखें। तो मैं समझता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होता है इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से, वो कॉन्फिडेंस आपको वो जो थोड़ी कमी कोताहियाँ आपकी एजुकेशन में रह जाती हैं, इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि सीजीपीए या इन टर्म्स ऑफ अदर मतलब कह लें कि आपके वो इतने ग्रेड्स अच्छे नहीं होते, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्चुअली उन सब चीज़ों को कवर कर लेती हैं। क्योंकि आपने जब एजुकेशन के बाद जिस किसी भी पोस्ट पर जाना है, तो आपको डेफ़िनेटली वहाँ पर आपके नीचे कुछ आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपने उनको डेफ़िनेटली गाइड भी करना है, उन्हें मैनेज भी करना है। तो मोस्टली मैनेजमेंट की सीट्स होती हैं, आपके नीचे 8-10 बंदों की टीम है, आपने उन्हें लेके चलना है, आपने अपने टास्क को कंप्लीट करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो सोशल स्किल्स हों। आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर वो टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स हों कि आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें और अपनी टीम को भी साथ लेके चल सकें। तो मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का आपकी लाइफ में बहुत रोल है, ख़ास तौर पर प्रोफ़ेशनल लाइफ में इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको नज़र आता है, जो कि आज मुझे मतलब नज़र आ रहा है कि वो जो यूनिवर्सिटी दौर में हमने वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो मैनेजमेंट में और अग्रेरियन सोसाइटी के अंदर या और मतलब डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जो हमने परफॉर्म किया था, वो चीज़ें हमें पे बैक कर रही हैं। तो मैं डेफ़िनेटली जो हमारे यंग एग्रेरियंस हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा, बल्कि इंसिस्ट करूँगा कि वो डेफ़िनेटली जो-सा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को जॉइन करें और ज़रूर अपनी स्टडीज़ के अलावा इन चीज़ों के लिए टाइम निकालें। अच्छा सलमान भाई, यूनिवर्सिटी लाइफ में जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो कह लें कि मिडिल क्लास से जो है बिलोंग करते हैं, और उसके अलावा अगर क्वालिटी एजुकेशन को देखा जाए तो वो इस तरह की स्किल जो है वो एक्सेप्शनल केसेस तो आपके पास होंगे, लेकिन मेजॉरिटी की स्किल जो है वो इस तरह की डेवलप नहीं हो पाती कि वो वर्ल्ड को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। और अगर एग्री टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वर्ल्ड के अंदर, तो वो उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो अवेल नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्री बायोटेक्नोलॉजी मेजर के साथ अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर ली हैं और वो घर में फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि एग्री जॉब्स पोर्टल मैं रन कर रहा हूँ, उसमें मैं तकरीबन 1.5-2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एग्री बायोटेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, जिस तरह आपने बताया कि पीपीएससी की जॉब्स नहीं आती, उसके अलावा प्राइवेट हुँ। सेक्टर में भी क्योंकि ज्यादातर सीड्स वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी वो ज्यादातर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, और अगर कहीं बायोटेक्नोलॉजी की जॉब्स आ भी जाती हैं तो वो जो 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है वो मोस्टली उनकी होती है। तो ये जो 2 इयर्स एज अ मेजर वाला हमारे ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको आप कैसे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर सोशल प्रेशर भी है, फैमिली का भी यानी कि वेट कर रही होती हैं कि इन्होंने डिग्री कर ली और 2 साल से 3 साल से घर में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अभी जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी उन्होंने जो 2 इयर्स मेजर डिग्री प्रोग्राम है उनको इनएलिजिबल कर दिया है।
तो जी कौन से प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जो हायर करते हैं और जिनकी रिक्रूटमेंट को जो है वो कह लें कि हमारे ग्रेजुएट्स को सर्च करना चाहिए, जरा इस बारे में गाइड कर दें। और अगर वो पीपीएससी वन पेपर एग्जाम्स की तरफ चले जाएं तो वो किस तरह उनको साथ लेके चलना चाहिए, ये इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा जुनेद, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर दोनों में जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है उनकी जॉब जो सी है ना वो ना होने के बराबर है। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें हम कह सकते हैं, उसको अवेल किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अगर मैं सजेस्ट करूं तो बायोटेक्नोलॉजी में जो स्कोप है वो ज़्यादातर एकेडमिक्स का है या रिसर्च का है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्कॉलरशिप फंड्स करें एमफिल और पीएचडी के लिए। ठीक है, वो इस चीज़ में उनको एक एक्स्ट्रा एज है, क्योंकि जो हमारे बाकी मेजर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मॉलिक्यूलर जो टेक्निक्स हैं, ये जो करंट स्टेट ऑफ द आर्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उनका उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने काफ़ी थॉरोली उसे पढ़ा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी इंटर्नशिप बड़े अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइक एनएआरसी में, निपजी में, नियाब में करते हैं, तो उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हो जाता है। तो वो अपनी इन जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इस स्किल्स को एक्सप्लॉइट करें, इनको एज ए मतलब कह लें कि पॉजिटिव सॉर्ट यूज़ करें और स्कॉलरशिप फंड करें और बाहर एमफिल पीएचडी के लिए जाएं और उनको इजीली जो है स्कॉलरशिप वो मिल सकती हैं। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आपके जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एनएआरसी, पीएआरसी या अयूब रिसर्च या निपजी, उनके अंदर डिफरेंट 3 इयर्स और 5 ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। उनके अंदर वो बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करते हैं। रिसेंटली मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले, आई थिंक आपने ही पोस्ट शेयर की थी कि एनएआरसी पीआरसी में प्रोजेक्ट्स आए हैं 3 राइस पर और डिफरेंट 2 क्रॉप्स के ऊपर, उनमें उन्होंने बायोटेक्नोलॉजिस्ट रिक्वायर किए हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ही मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो कम हैं, लेकिन हैं, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो कोशिश करें कि वो पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए बाहर जाएं और बाहर से डिग्रीज करके आएं। उस इंशाल्लाह मैं मतलब ये फोरसी करता हूं कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में पाकिस्तान में भी प्राइवेट सेक्टर जो सा है वो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेगा। अगर एक इंडस्ट्री है उसने स्टार्ट किया तो उसको देखे देखे बाकी इंडस्ट्रीज भी डेफिनेटली अपनी लैब्स डेवलप करेंगी, अपना सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगी, और जब वो अपना स्ट्रीट डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक और जीएमओस पर काम करेंगी तो उन्हें डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो है वो जल्द अज जल्द सामने आएगा। सलमान मुबारक भाई, यूनिवर्सिटी लाइफ में कह लें कि बीएससी ऑनर का अगर ड्यूरेशन हम देखें तो वो होता है 4 साल। जी जी उसके बाद 2 साल आप एमफिल जो है वो करते हैं, टोटल 6 इयर्स। तो 6 इयर्स में कौन सी प्रैक्टिस ऐसी है जो स्टूडेंट्स को ऑप्ट करनी चाहिए ताकि उनके पास अप टू डेट नॉलेज हो, और ना सिर्फ अप टू डेट नॉलेज हो बल्कि प्रैक्टिकल की तरफ हमने पर्सनली फील किया है कि हमारा स्टूडेंट्स का अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड उस तरह का नहीं होता। तो अप टू डेट नॉलेज के लिए बुक रीडिंग और प्रैक्टिकल वर्क और साथ बायोटेक्नोलॉजी से रेलिवेंट क्या चीजें आप सजेस्ट करेंगे जो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि जब वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपनी डिग्री जब वो कंप्लीट कर ले तो उनको ये प्रेशर ना हो कि हमने अब इसकी तैयारी भी करनी है, टेस्ट में जो है वो कंप्लीट करना है। तो वो कौन सी टाइमलाइन है जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे अप टू डेट नॉलेज के लिए? अच्छा जुनेद, देखो एक चीज़ जो मैंने पर्सनली लर्न की है और जिस जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है मेरी स्टडीज़ के दौरान भी और मेरी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर भी, वो है कि बुक रीडिंग। मैं बुक रीडिंग की बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट में, मैं मतलब लिटरेचर वगैरह की बुक रीडिंग नहीं, बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक रीडिंग। तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो 3 सेमेस्टर, 5th, 6th और 7th सेमेस्टर, जो 3 सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी में वो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको एटलीस्ट
कोई एक बुक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की एक बुक उनको अच्छी सी अपने किसी टीचर से रिकमेंड करवा लें, या मतलब अगर मुझे कहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2-3 बड़ी अच्छी बुक्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिखी हुई हैं, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल एक बहुत अच्छी बुक है ब्रूस एल्बर्ट की। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन है जेडी वाटसन की, और इस तरह की एक दो बुक्स हैं। उनमें से कोई एटलीस्ट एक बुक को लें और उसको थ्रू आउट, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक उसे गो थ्रू करें, उसे पढ़ें। जब एक स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी का अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब ग्रेजुएट हो जाए, बीएससी करे, तो उसे एटलीस्ट उसने एक बुक कंप्लीट पढ़ी हो, जिससे उसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो उसके क्लियर हों। जब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो जब एमफिल में आएगा, रिसर्च स्टार्ट करेगा, या 8th सेमेस्टर में वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब वो रिसर्च में इन्वॉल्व होगा, तो वो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होंगे, फिर वो प्रैक्टिकल फील्ड में आएगा तो उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ों को जल्दी इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। और देन एमफिल के अंदर उनको चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि रूटीन बनाएं कि जो जितनी भी अपडेट रिसर्च है, रिसर्च पेपर आते हैं, उनको एटलीस्ट एक वीक में 1 से 2 रिसर्च पेपर ज़रूर रीड करें। ठीक है, उससे उनको ये भी पता चलेगा कि वर्ल्ड में उनकी फील्ड में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन सी न्यू टेक्निक्स आ रही हैं। अब तो आपको पता है, मतलब रोज़ाना की बेसिस पर जो सी है ना, वो इन्वेंशन और डेवलपमेंट हो रही है बायोलॉजिकल साइंस में, और रिसर्च जो सी है वो बड़ी फास्ट ट्रैक पर है। तो इसलिए अगर आप 2-3 माह 4 माह अगर अप टू डेट नहीं रहते रिसर्च से, तो आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करने के लिए। तो इसलिए पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ड्यूरिंग बीएससी कि एटलीस्ट कोई एक बुक जो सी है ना, मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट ज़रूर उसे कंप्लीट रीड करें, उसके नोट्स बनाएं, उनका उन्हें आगे स्टडीज़ में भी फ़ायदा होगा और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन्हें फ़ायदा। सलमान भाई, जैसा कि आपने बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग कैरियर के हवाले से स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि अगर आपको उनको जॉब नहीं मिल रही तो वो एमफिल या पीएचडी के जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं उनको जो है वो हंट करें। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिसमें एग्री बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से या बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस कंट्री में आती हैं। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे एक बड़े अच्छे डिबेटर हैं सुमेरा असगर राय, उनका मेजर हार्टिकल्चर साइंसेस था, लेकिन जी उनको बड़े इजीली जो है वो चाइना के अंदर बायोटेक्नोलॉजी और मोलेकुलर बायोलॉजी में रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप उन्होंने हंट कर लिया है। तो अगर वो जी जी हार्टिकल्चर मेजर के साथ ये स्कॉलरशिप हंट कर सकते हैं तो हमारे एग्री बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इजीली इनको अवेल कर सकते हैं। तो काइंडली जो वर्ल्ड के अंदर जिन जिन कंट्रीज में ज्यादा डिमांड है और जिसमें इजीली जो है वो स्कॉलरशिप हंटिंग हो सकती है, उस बारे में हमारे ऑडियंस को आप गाइड कर। जी, ज़रूर। अच्छा जुनैद, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब जो जितनी भी रिसर्च है ना वो इंटीग्रेटेड फ़ील्ड्स पर हो रही है, कि अब बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वही सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च करेगा। बाहर तो मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स के नेम हैं वो प्लांट साइंसेज़, एग्रोनॉमी के नाम से, सॉइल एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस के नाम से हैं। उधर ये एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, बहुत कम जगह पर हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स होंगे। तो उधर ब्रॉडर जो टर्मिनोलॉजीज है, लाइक प्लांट साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, या एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस, इस तरह के डिपार्टमेंट्स के नेम होते हैं। तो इस वजह से कोई भी रिसर्च है, चाहे वो हार्टिकल्चर क्रॉप्स पर कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, चाहे वो किसी पैथोजेंस पर काम कर रहा है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, कोई एंटोमोलॉजी पर काम कर रहा है, कोई सॉइल साइंस पर है, तो आजकल इंटीग्रेटेड फील्ड्स का कॉन्सेप्ट है। तो हर बंदा, हर रिसर्चर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स जो सा है वो यूज़ करता है, क्योंकि आप कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टूल्स को यूज़ करते हुए आप उतनी जल्दी से रिजल्ट्स नहीं ले सकते, या उतनी जल्दी से आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते जितना कि ये करंट स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, उनको यूज़ करके कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने मतलब बताया कि वो एक हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का स्कॉलरशिप फंड किया है, तो डेफिनेटली वो जिस लैब में जाके काम कर रही हैं वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, या मतलब व्हाट्सोएवर जो भी उनका प्रोजेक्ट है।
तो इसलिए ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी लैब में ही जा सकता है। जब वो उसके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और वो जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, रिसर्च है, उसके साथ उसकी हाव-नाव होगी, तो वो एक अच्छा लेटर लिख सकता है, सुपरवाइज़र को कन्विंस कर सकता है कि मेरा इस चीज़ पर इंटरेस्ट है और उसको स्कॉलरशिप वो हंट कर सकता है। और स्कॉलरशिप की अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि किसी भी कंट्री में स्कॉलरशिप हंट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस थोड़ी-सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है। आप एम बना लें कि मैंने इस जगह पर जाना है, तो थोड़ा आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाता है। मेजर जो अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं उसके अंदर यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप हैं। और यूएसए या कनाडा के लिए अगर आपने जाना है या यूरोप में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको जीआरई इंटरनेशनल और जीआरई इंटरनेशनल जनरल और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप इन टेस्ट को नहीं पास करना चाहते, इसके अलावा स्कॉलरशिप फंड करनी है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसीजर में आइल्स की रिक्वायरमेंट है सिर्फ, उसमें वो एक आपका अच्छा प्रपोज़ल हो, आप सुपरवाइज़र को कन्विंस कर सकें। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक जो कॉमन जनरल सी सीवी या एक स्टेटमेंट या रिसर्च इंटरेस्ट वो एक किसी सीनियर ने बनाया होता है, हम उसी को ही ना मतलब ओवरराइट करके तो वो आगे सेंड कर देते हैं। हम जिस सुपरवाइज़र को अप्रोच करते हैं, हम उसकी प्रोफ़ाइल को नहीं पढ़ते, उसके इंटरेस्ट को नहीं पढ़ते, तो एक्चुअली उसके इंटरेस्ट प्रोफ़ाइल को पढ़ के जिस चीज़ पे उसका इंटरेस्ट है, उसके उस रिसर्च को पढ़ें, उसमें से कोई लूप होल फाइंड करें, जो उसको फ़ैसिनेट करे। तो देन वो फिर आपको एक्सेप्टेंस देगी कि कोई आप उनको अच्छी चीज़ बताएँ कि मतलब फ्यूचर में इस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो मिस्टेक्स हमने की अपनी ड्यूरिंग कह लें कि एमफिल के बाद पीएचडी के स्कॉलरशिप फंड करने के दौरान मैं समझता हूँ कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको ये नहीं करनी चाहिए। और बाकी चाइना तो आपको पता है मतलब चाइना में तो बहुत स्कॉलरशिप हैं, टर्की है, साउथ कोरिया है, तो देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स की जोन सी कमी नहीं है, बस थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होके और रेगुलर बेसिस पर अप्रोच करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह मतलब जोन सा है ना विद इन ईयर आपको स्कॉलरशिप अच्छा मिल जाता है। सलमान भाई, जिस तरह आपने बताया कि आपने भी स्टूडेंट लाइफ में जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए जी, थे, जी। हम लोगों ने भी ज्वाइन किए हुए। ये चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ में ना सिर्फ आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बल्कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, लीड करते थे, इन्वॉल्व होते थे। तो हमारे स्टूडेंट से अक्सर एक कहने के मिसमैनेजमेंट हो जाती है, वो स्टडीज़ को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो है वो बैलेंस करके जो है ना वो अपने करियर में साथ नहीं लेके चल पाते। तो क्या आप इस सिलसिले में गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, और आपने किस तरह इसको मैनेज किया था, ये थोड़ा सा बताएं। जुनैद, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तो मैं खुद पर्सनली जो शुरू में इस चीज़ से मैंने सफ़र किया था, जुनैद मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में ना आपका जो इंटरेस्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसे मैनेज कर सकते हो अपनी बाकी एक्टिविटीज़, चाहे वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या कोई और एक्टिविटीज़। तो मेजर जो आप चूज़ करते हैं स्टूडेंट, वो बड़ा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट जोन सा है ना स्टेप। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ और जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जिनकी सीजीपीए 4th सेमेस्टर तक अब 3.8 से भी ज़्यादा थी। लेकिन गलत मेजर चूज़ करने की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उनकी जो सीजीपीए है एट द एंड ऑफ डे जब उन्होंने डिग्री की, वो ग्रेजुएट हुए, तो वो 3.8, 3.9 से ड्रॉप होकर 3.2, 3.1 तक भी आ गई। ऐसे केसेस मैं पर्सनली अपने कुछ फ्रेंड्स को भी जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो आप मेजर सिलेक्शन है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर गाइडलाइंस लें कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं डिफरेंट मेजर्स के या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप अपना इंटरेस्ट को देखें, कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। बिकॉज़ जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में बोर नहीं होते, ये हम सबको पता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ जो-सी हैं वो हर सब्जेक्ट में, हर मेजर में इक्वली अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अगर आप उस सब्जेक्ट में जो आप चूज़ करते हो उस पर
आप अमंग दी टॉप हो तो आपको किसी भी मतलब कह लें कि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी, आप इजीली जॉब भी, स्कॉलरशिप भी, जो आपके एम्स हैं आप उन्हें अचीव कर सकते हो। और दूसरा जो बात आपने की कि मैनेज कैसे करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ में ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टडीज़ हमारी बड़ी ईज़ी स्टडीज़ हैं। तो जस्ट आप अगर क्लासेस प्रॉपरली लें, स्टूडेंट्स हमारे प्रॉपरली क्लासेस लें, लेक्चर्स अपने जो से हैं वो रेगुलर लें, नोट करें और उनको जस्ट गो थ्रू करें वीकेंड पर, तो मैं समझता हूँ कि 3.5 से अबव सीजीपीए लेना स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं है। होता क्या है, वो अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी का वो एक कल्चर सा बना है कि हम लोग लेक्चर्स ड्यूरिंग सेमेस्टर लेक्चर्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होते और वो बस एक बनाया होता है हमने जी लास्ट नाइट स्टडी करनी है, नोट्स देख लेने हैं, तो फिर डेफिनेटली वो फिर उसके लिए ना आपको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, फिर मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप लेक्चर्स रेगुलर ले रहे हैं, साथ में अगर आप को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, तो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ या आपको स्टडीज़ को डिस्टर्ब नहीं करती। ये मैं समझता हूँ ये आपके माइंड को और ज़्यादा ओपन करती हैं, आपके एक्सपोज़र को बढ़ाती हैं और आपको ज़्यादा आप इज़िली जो-सा है वो सब्जेक्ट मैटर को डाइजेस्ट कर पाते सलमान भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने हम सबको जो है वो गाइड किया। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं आपके, मैं इस क्वेश्चन से लेना चाहूँगा कि अगर आपका दोबारा एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में और आप बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं, तो वो कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप रिपीट नहीं करेंगे, या आप कह लें कि अपने कैरियर को किस तरह आप जो है वो फिर प्लान करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास सारा वो वाला एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आपकी स्टूडेंट लाइफ दोबारा से शुरू हो जाती है तो उसमें प्लानिंग आपकी किन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और कौन से चीजें हैं जो आप फोकस होके करेंगे। हैं। देखो जुनेद, सबसे पहले तो मतलब ना मैं ये एम सेलेक्ट करूँगा अपना कि मैंने आइदर कि मैंने जॉब करनी है कि मैंने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ये बड़ा ज़रूरी है कि मतलब मैंने जस्ट बीएससी करनी है, उसके बाद जॉब में चले जाना है, एमफिल के बाद जॉब में चले जाना है, कि या मैंने पीएचडी करनी है। देखो, और ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट पर, आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है देन आई वुड रिकमेंड कि डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पीएचडी। और उसके लिए मैं पर्सनली डेफिनेटली जब अगर मैं दोबारा मेरा एडमिशन होता है, मैं बायोटेक्नोलॉजी ही मेजर चूज़ करता हूँ, तो मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँगा। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, मैं बुक्स जौन-सी हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड, उनको मैं बड़े अच्छे तरीके से रीड करूँगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और जो रिसर्च जो आपकी है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे तो सिर्फ 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप पे ही थोड़ा-सा मौका मिलता है। मैं वो कोशिश करूँगा कि अपने डिपार्टमेंट में जो कुछ सीनियर ऑलरेडी रिसर्च कर रही हैं, उनके साथ वॉलंटियर वर्क करूँ। ठीक है, मतलब अपनी क्लासेस से हटकर उनके साथ वॉलंटियर वर्क करूँ, उनके काम में उनकी हेल्प करूँ, ताकि मैं लर्न कर सकूँ वो टेक्नीक्स और वो रिसर्च की मेथोडोलॉजीज़ जो कि मैं एमफिल या पीएचडी में जाके लर्न करूँगा। तो वो मैं अगर बीएससी लेवल से ही करूँगा स्टार्ट, तो मेरे लिए ईज़ी होगा एमफिल में एक अच्छी रिसर्च करना। होता क्या है कि हमारे इधर एमफिल में हम एक बड़ी मतलब ना नॉर्मल सी और कन्वेंशनल और ऑब्सोलीट टाइप की रिसर्च करते हैं, और उस बेस पर जब हम पीएचडी के लिए बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक तो कोई अच्छा रिसर्च पेपर नहीं होता, हमारी कोई रिसर्च इतनी लेवल की नहीं होती कि हम बाहर सुपरवाइज़र को फ़ैसिनेट कर सकें, वो ऑलरेडी हमसे फार अपार्ट। तो मैं डेफ़िनेटली करूँ च चाहूँगा कि मैं पहले शुरू से ही अपने आप को रिसर्च में इन्वॉल्व करूँ और ये सारी जो टेक्नीक्स और ये सारी रिसर्च की मेथोडोलॉजीज़ हैं, उन्हें सीखूँ, ताकि मुझे एमफिल में मैं एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन कर सकूँ, या मैं स्कॉलरशिप हंट कर सकूँ और अच्छी रिसर्च की बेस पर मैं पीएचडी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकूँ। मेरा तो ये फ़ोकस होगा। और दूसरी साइड पर अगर मैंने रिसर्च साइड पे नहीं जाना, मैंने सिर्फ़ जॉब ही करनी है, तो फिर मैं अपनी जो स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, मैं उनको साथ इम्प्रूव करूँगा ज़्यादा, कि किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी प्रोजेक्ट में जहाँ कहीं भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले, तो मैं बाद में अपनी इन स्किल्स की बेस पर अपने आप को एक्सेल कर सकूँ, अगर मैंने रिसर्च में नहीं जाना। तो मेरा तो मतलब यही वे हो।
सलमान मुबारक भाई, इससे पहले कि हम आपसे टेक होम मैसेज के लिए रिक्वेस्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई सजेशन जो आप एग्रेरियन टॉक को इम्प्रूव करने के लिए या कह लें कि नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए जो आप हमें देना चाहें, ताकि उससे हम ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट्स करें बल्कि सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से जो है वो सर्व कर सकें। जुनेद, माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आप एक बड़े ही डाइवर्स जो कह लें कि सब्जेक्ट मैटर पर बात करते हैं और उससे और जो मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगी कि आप हर फील्ड के एक्सपर्ट्स जो कि यूनिवर्सिटी से हैं ग्रेजुएट या नहीं भी यूनिवर्सिटी से और एग्रीकल्चर फील्ड से उनका ताल्लुक़ है, आप उनको इन लूप लेते हैं और उनसे जितने भी करंट जो प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है और इसको आप जारी रखें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ जो इस वक़्त करंटली आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी कि जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले आएँ। आप जो कर रहे हैं वो दी बेस्ट है। तो बस इसे कंटिन्यू रखें और लोगों का मोरल अप रखें इससे और बस ये देखें कि जो लोगों के एक क्वेश्चनियर या कोई ऐसे कोई आपका कोई है जहाँ पर लोग अपने मतलब रिमार्क्स या क्वेश्चंस डाल सकें कि जी जिन चीज़ों की उन्हें अशद ज़रूरत है। कोई ऐसा अगर आपका पोर्टल है तो अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसे आप बनाएँ ताकि जो स्टूडेंट्स की या जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं वो उधर वो आपको कन्वे करें और आप उसके सॉल्यूशन जो-से हैं वो जो ऑलरेडी फील्ड में प्रोफेशनल लाइफ में एग्री ग्रेजुएट्स हैं, आप उनसे वो ले सकें। अगर ये कोई आपका पोर्टल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ आप ना इसको इंक्लूड करें। सलमान भाई, उसमें ज़िशान उबैद के साथ मेरी यानी कि काम हो रहा है, अमार तुफैल भाई हैं उनके साथ डिस्कशंस हो रही हैं। कल गुड। एक गेस्ट आए थे हमारे गुजरांवाला से, सज्जाद सरदार साहब। तो वो जी, जी। कहने कि आईटी सेक्टर जो है ना, वो इंशाल्लाह उसको हम डिवर्सिफाइड उसमें एप्लीकेशन वेबसाइट्स वगैरह सबके ऊपर वर्क जो है वो प्लान कर लिया है। इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो ये भी दैट्स इंशाल्लाह गुड। जो है वो फ्यूचर में यानी कि हम इसको लॉन्च करेंगे। और मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि बड़े अहम मसले की तरफ जो है वो आपने हमारा जो है वो एडवाइस की है। तो सलमान भाई, लास्ट पे जो टेक होम मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को, यंग एग्रेरियंस को और प्रोफेशनल्स को जो कि कह लें कि अभी फ्रेशली उन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया है, तो उनके बारे में टेक होम मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहें। जुनेद देखो, टेक होम मैसेज जो मैं समझता हूँ ना वो यही है कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करो ना वो अपने इंटरेस्ट से करो। बिकॉज़ वो उस वक़्त बड़ी ना हैप-हैज़र्ड सी कंडीशन होती है, बेचारे कोई स्टूडेंट्स हैं वो सीजीपीओ को लेके बेचारे परेशान होते हैं कि मैं अच्छा मेजर चूज़ नहीं कर सकता। जिनकी सीजीपीए अच्छी होती है वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि मतलब मैं किस मेजर में जाऊँ, किसका स्कोप ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो-सी हैं ना आई थिंक सेकेंडरी हैं। आपका जो इंटरेस्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले खुद को आप टाइम लो, अच्छी तरह सोचो, देखो और देखो कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर मैं इस फ़ील्ड में हूँगा, तो क्या आप सैटिस्फ़ाई होगे? अगर तो आप समझते हो कि आप सैटिस्फ़ाई होगे और आप इसमें अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकोगे, तो आप उस मेजर को चूज़ करो। सबसे बड़ी जो मिस्टेक या प्रॉब्लम स्पेशली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को मैं समझता हूँ होती है, वो है वो गलत मेजर चूज़ कर लेते हैं। तो जब वो गलत मेजर चूज़ होता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता, फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। देखो आप ये कोई मतलब 1-2 साल या 4 साल की चीज़ तो जुनैद है नहीं। आपने जिस मेजर में जाना है एक्सेप्शंस के अलावा, आपको पूरी लाइफ़ जितनी अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है, आपने वो सारी जो अपनी प्रोफ़ेशनल कैरियर है, जो रिज़्क रोटी है, आपने उसी में से कमानी है। तो डेफ़िनेटली जो आपने जॉब करनी है या कोई बिज़नेस एग्रीकल्चर का भी करना है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो टेक होम मैसेज मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए वो यही है कि वो अपना जो मेजर सब्जेक्ट है, जो अपनी फ़ील्ड है, जिसमें वो आगे एक्सेल करना चाहते हैं, फ्यूचर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उसको बड़े ही एहतियात से सोच कर और अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए या अपनी मतलब उस सब्जेक्ट के लिए अपनी जो कह लें कि लाइकनेस है उसको सामने रखते हुए चूज़ करें
तो आगे अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। Salman Mubarak bhai, I am highly gratified to you for managing your time, your suggestions and your valuable comments about for the agriculture community. और लास्ट पे हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको भी और अली अकबर ग्रुप को भी कि उन्होंने एक अच्छे काम का जो है फोर ब्रदर्स सॉरी फोर ब्रदर्स ग्रुप को भी कि उन्होंने एक अच्छे जो इनिशिएटिव है उसका आगाज किया और हम दुआ गो हैं कि इस इनिशिएटिव को जो है वो आप आगे लेके चले ताकि जितने भी एक हमारे फार्मर कम्युनिटी की बेटरमेंट है इसमें और दूसरा हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है उनकी एडजस्टमेंट में जो है वो भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो कंट्री के अंदर आएंगी और अल्टीमेटली हमारा कंट्री जो है वो ज्यादा जो है डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। और बाकी कंपनियों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इसी तरह के जो है वो नए नए इनिशिएटिव लेते रहें ताकि हमारी फार्मर कम्युनिटी, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी और पाकिस्तान को एज अ कंट्री जो है वो उसके लिए मामन साबित हो। तो सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, दूसरा जुनेद एक बात जो सी मैं ना लास्ट में आपको भी कहना चाहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म की गाइडलाइंस या हेल्प की ज़रूरत हो और मैं कहीं किसी के लिए मैं कोई काम आ सकूं तो आई एम मोर देन हैप्पी कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं सबको मतलब कहना चाहता हूँ बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से अगर किसी को कोई गाइडलाइंस, कोई फ्यूचर के बारे में, कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे अप्रोच कर सकती हैं। ठीक है, एंड वेलकम वंस अगेन। उसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन सलमान मुबारक भाई की जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको हम अपनी डिस्क्रिप्शन में इस जो लाइव हमारी डिस्कशन थी इसकी डिस्क्रिप्शन में हम उसको टैग भी कर देंगे और आप जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सलमान मुबारक भाई के साथ। तो सलमान भाई फिर एक मर्तबा आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह।